नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वायुसेना प्रमुख ने F-35 अधिकरण की अटकलों को खारिज किया। हाल ही में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अमेरिका निर्मित लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट के संभावित अधिग्रहण के बारे में चल रही अटकलों पर स्पष्ट रूप से कहा, कोई टिप्पणी नहीं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना ने विमान खरीदने के बारे में कोई विचार नहीं किया है, न ही अमेरिका की ओर से भारत का कोई आधिकारिक पेशकश की गई है। इस तरह की महत्वपूर्ण खरीद पर विचार करने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देते हुए AP सिंह ने कहा कि IAF ने अभी तक F-35 को पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया है या ये निर्धारित नहीं किया है कि सीमित अधिग्रहण जैसे कि 10 विमान फिर भी इसकी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं। यह कथन कम से कम अभी के लिए भारत के संभावित रूप से वैश्विक F-35 कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में चल रही चर्चा को शांत करता है। अगला, भारतीय सेना की मेल UAVs के लिए तत्काल मांग। चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव की छाया में भारतीय सेना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को एक स्पष्ट और जरूरी संदेश भेज रही है। नवाचार करें, सहयोग करें या स्रोत खोजें, लेकिन काम पूरा करें। सेना के मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV का मौजूदा बेड़ा, जो मुख्य रूप से इजरायली मूल का है, पुराना हो रहा है और आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन और वृद्धि की सख्त जरूरत है। भारतीय सेना वर्तमान में लगभग 50 ड्रोन का संचालन करती है, जिसमें हेरॉन मार्क 1, मार्क 2 और सर्चर 2 शामिल हैं, जो सभी इजराइल से प्राप्त किए गए हैं। ये ड्रोन चीन के साथ अस्थिर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर निगरानी और टोही बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि लगातार परिचालन संबंधित मांगों ने इन मशीनों पर अपना असर डाला है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक कदम उठाते हुए सेना ने 4 नए उपग्रह संचार सक्षम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए हैं, जिनमें सीमा पर निगरानी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला, NMRL उच्च क्षमता वाले साइलेंट फ्यूल सेल पावर का विकास करेगा। DRDO के तत्वाधान में नौसैनी सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के लिए ईंधन सेल आधारित कैप्सूल पावर प्लांट के विकास पर ध्यान केंद्रित करके अंडर वाटर तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य स्टेल्थ और एंड्योरेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना है। NMRL एक ऐसा ऊर्जा संयंत्र तैयार करने का प्रयास कर रहा है जो न केवल पानी के नीचे चलने वाले वाहनों के परिचालन जीवन को बढ़ाएगा, बल्कि ऐसा चुपचाप करेगा जिससे उनका पता लगाना आसान नहीं होगा और वे सामरिक नौसैनिक अभियानों के लिए अधिक प्रभावी बनेंगे। अगला, L&T ने लड़ाकू जेट उत्पादन लाइन पर नजर रखी। भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रक्षा निर्माता लार्सन एंड ट्यूब्रो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाने के अपने इरादे का संकेत दे रही है। L&T के एरोस्पेस और रक्षा प्रमुख जयंत दामोदर पाटिल ने हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित करने में कंपनी की रुचि का संकेत दिया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट करने से परहेज किया कि इसमें कौन से विमान शामिल हो सकते हैं। यह बयान वायुसेना के भीतर बढ़ती हुई तत्परता के बीच आया है, जिसे एयर चीफ मार्शल AP सिंह का स्पष्ट टिप्पणियों से बल मिलता है कि जब बल की घटती स्क्वाड्रन ताकत की बात आती है तो जूता चुभने से परे है। ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई होती है। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में लगभग 200 लड़ाकू जेट विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है,
जिसके संचालन संबंधी स्क्वाड्रन 42 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले लगभग 31 हैं। 250 से अधिक विमानों मिग-21, जैगुआर और शुरुआती मिराज 2000 के 2040 तक सेवानिवृत्त होने की योजना के साथ भारतीय वायुसेना को अगले 15 वर्षों में लगभग 450 जेट विमानों की आवश्यकता है। अगला, लड़ाकू विमानों में मेटियोर मिसाइल एकीकरण का विस्तार करने के लिए बातचीत। भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में एंग्लो फ्रेंच मिसाइल निर्माता MBDA वर्तमान में भारतीय वायुसेना के साथ चर्चा में लगी हुई है ताकि अधिक भारतीय निर्मित लड़ाकू जेट में मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के एकीकरण को व्यापक बनाया जा सके। अब तक मेटियोर को विशेष रूप से भारत द्वारा फ्रांस से प्राप्त 36 राफेल जेट पर तैनात किया गया है और इसे भारतीय नौसेना के लिए आगामी 26 राफेल M विमानों के साथ एकीकृत करने की योजना है। इस वार्ता का उद्देश्य भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म विशेष रूप से तेजस MK1A और आगामी तेजस MK2 के लिए मेटियोर की क्षमताओं का विस्तार करना है। हवा से हवा में होने वाली लड़ाइयों में अपने बेजोड़ प्रदर्शन के लिए मशहूर मेटियोर अपने उन्नत रैमजेट प्रणोदन के कारण एक महत्वपूर्ण नो एस्केप जोन का दावा करता है, जो इसे आधुनिक हवाई युद्ध में एक गेम चेंजर बनाता है। अगला, DRDO का 5 किलोवाट CW फाइबर लेजर उत्पादन के लिए तैयार। DRDO ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके केंद्र उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान ने घोषणा की है कि 5 किलोवाट सतत तरंग CW फाइबर लेजर ने अपने प्रारंभिक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पारित कर लिया है और अब उत्पादन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यह विकास भारत के निर्देशित ऊर्जा हथियार कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कोच्चि स्थित SFO टेक्नोलॉजी इस अभिनव प्रणाली के निर्माण के लिए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरी है। DRDO के अंतर्गत CHESS उच्च ऊर्जा लेजर प्रणाली में अनुसंधान और विकास में सबसे आगे रहा है, जो मजबूत लेजर सामग्री घटकों और प्रणालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला, डसॉल्ट एविएशन की नज़र भारत में राफेल असेंबली लाइन स्थापित करने पर। भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज डसॉल्ट एविएशन भारत में अपने राफेल लड़ाकू जेट के लिए एक अंतिम असेंबली लाइन की स्थापना की संभावना तलाश रही है। जैसा कि 5 मार्च 2025 को एल्यूसिन नोवेल द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि CEO एरिक ट्रेपियर ने भारत से अनुमानित बड़े ऑर्डर के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में इस कदम पर संकेत दिया, जिसमें कहा गया कि भारत बड़े ऑर्डर तैयार कर रहा है और हम निश्चित रूप से इस देश में एक अंतिम असेंबली लाइन खोल सकते हैं ताकि इस नए कार्यभार को अवशोषित किया जा सके। अगला, नौसेना 2033 के बाद शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियों को सेवानिवृत्त करेगी। भारतीय नौसेना अपने पनडुब्बी बेड़े में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए कमर कस रही है, जिसमें 2033 से प्रोजेक्ट 75I के नए जहाज़ों को सेवा में शामिल होने के बाद शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बियों को सेवानिवृत्त करने की योजना है। नौसेना के अधिकारियों ने चर्चा में इस रणनीतिक निर्णय पर प्रकाश डाला, जो नौसेना की पानी के नीचे की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। धन्यवाद।